नमस्कार। हेलो डॉक्टर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चांद मोहम्मद। आज हमारे साथ में हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल गर्ग। डॉक्टर कपिल गर्ग पिछले 3 दशक से बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप जेके लोन अस्पताल के बाल रक्त रोग डिवीज़न के मुखिया हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में। आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक जर्नल्स में शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपको और आपके श्रोताओं का मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार जी। जैसा कि आप जानते हैं, हेलो डॉक्टर शो में हम पाठकों की समस्याएं लेते हैं और एक्सपर्ट के जरिए उसका समाधान बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का और आते हैं पहले सवाल की तरफ। कमलेश है जो ये जानना चाह रहे हैं, बाल रक्त रोगों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? देखें, रक्त रोग जो विकार हैं ये आजकल बहुत कॉमन है और इसमें जो सबसे कॉमन है वो है एनीमिया, यानी खून की कमी। जी। ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज से 5 साल पहले जो नेशनल सर्वे हुआ था उसमें हमने पाया था करीब 2/3 पॉपुलेशन हमारी ऐसी है अंडर 5, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों की, और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वीमेन है उनकी, उसमें 2/3 से ज़्यादा जो है उनके अंदर एनीमिया था। जी। और अब 5 साल के बाद जो सर्वे है उसमें वो परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि हम ये मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है, हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन खान पीन में हमारा सुधार जो है वो अभी भी बहुत पीछे है। तो एनीमिया एक सबसे कॉमन बीमारी है खून के उसमें। और जो दूसरी हैं, किसी में जैसे एप्लास्टिक एनीमिया होती है, या किसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, किसी में विटामिन B12 की कमी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से खून के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जी जी। इससे जुड़ा हुआ ही सवाल है डॉक्टर साहब। हमारा विनोद पूछ रहे हैं कि आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है कि बच्चों में रक्त से संबंधित बीमारियां पाई जाती है या होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखें, आप अगर हम अपनी एज ग्रुप के हिसाब से अगर सोचते हैं तो हम जब बच्चे थे हमारे घर में हमारी माएँ क्या करती थी, खाना बना के रख देती थी, हम आते थे, आके वो खाना लेते थे और खा लेते थे। अब जो है आप अगर देखेंगे हर घर की कहानी ये है कि बच्चे के पीछे पीछे माँ प्लेट लेके दौड़ रही है और बच्चा कह रहा है नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। तो एक्चुअली ये इतनी जो वैरायटी और ये प्रोसेस्ड फूड मिलने लग गए हैं जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल फूड है उसकी हमारे खाने में कमी हो गई है। जैसे बहुत सारी माएँ हमारे पास आती हैं, वो सिर्फ दूध ही पिलाई जा रही हैं। जी जी। बच्चा 2.5 साल का हो गया पर वो कहता दूध के अलावा कुछ भी नहीं पीता। कोई माँ है वो सिर्फ मैगी खिला रही है, कोई है वो सिर्फ कैसा भिंडी की सब्ज़ी खाता है, बस वही खिला रहे हैं। तो ये सब की कारण की वजह से जो खून की कमी है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। और इसका सबसे अच्छा इलाज जो खाना खिलाने का बच्चे को तरीका है वो ये है कि माँ बाप खुद भी हरी सब्जी खाएं, खाना बैलेंस डाइट रखें, और जब भी खाना खाने बैठें बच्चे को साथ में बिठाएं। बच्चा अगर खाना नहीं खाता है तो बच्चे को बीच में कोई दूसरा ऑप्शन ना दें। उसको कहें कि भाई रात को जब दोबारा खाना लगेगा तभी आपको खाना मिलेगा, बीच में कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चे भी जो माँ बाप का खाना है उस तरह से खाना शुरू कर देते हैं। अक्सर देखा गया डॉक्टर साहब कि हर माँओं के लिए एक बड़ा चैलेंज और बड़ी चुनौती होती है अपने बच्चों को खिलाना, और इसी वजह से मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चों की ये आदत हो गई है कि खाना खिलाते वक्त उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। बहुत ही आपने और सही उसके बात कही। बाद जो है वो बच्चा खा लेता है, वो उसका ध्यान खाने पे कम होता है, मोबाइल पे ज़्यादा होता है, और मदर्स को ये लगता है कि उनकी उस परेशानी का, या यूँ कहें कि बच्चे की खाने की जो आदत है इस बहाने हो गई, बच्चे ने कुछ खा लिया। क्या इस तरीके से खाना बच्चे के लिए ठीक है, या जो ये इस तरह की आदत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसको लेके क्या मानना आपका? ये बहुत ही गलत है। बच्चे को कभी भी उसका ध्यान डाइवर्ट करके खाना नहीं खिलाना चाहिए। जी जी। क्योंकि अगर आप ध्यान डाइवर्ट करके खाना खिलाएंगे तो बच्चा जो है एक तो ढंग से खाने को चबाएगा नहीं, निगलने का काम करेगा, और दूसरा उसको ये भी नहीं पता लगेगा कि कब उसका पेट भर गया है या नहीं भरा है, क्या है। माँ बच्चे के मुंह में ठूंसती रहती है, बच्चा मोबाइल देखता देखता खाना खाता रहता है। तो इसकी वजह से मोटापा भी, दोनों तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारे देश के अंदर। माल न्यूट्रिशन भी बहुत कॉमन है, जहाँ बच्चे जो हैं पनप नहीं रहे हैं, और ये भी बहुत कॉमन है कि ओबेसिटी बहुत तेज़ी से देखी जा रही है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि हम एक तो प्रोसेस फूड बहुत खिला रहे हैं जिसमें चीनी और नमक बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा हम मोबाइल में ध्यान बटा के बच्चों को मुँह में ठूंसे जा रहे हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने समझाया, जो सही तरीका वो यही है कि जब माँ बाप खाना खाने बैठे हैं बच्चे को साथ में खाना खिलाएं, और बच्चा अगर नहीं खाता है वो खाना तो उसको दूसरा ऑप्शन ना दें, तो धीरे धीरे करके बच्चा वही खाना खाना सीख जाता है। और समाधान के रूप में कुछ सजेशन आप देना चाहें कि इस तरीके से पेरेंट्स की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है बच्चों को बिना मोबाइल खाना देखें, आपने बहुत सही चीज़ पकड़ी है। एक्चुअली क्या, हर माँ बाप का ये बड़ा कंसर्न रहता है कि बच्चा खाता नहीं है।
जी। तो हम उनको ये भी सलाह देते हैं कि भाई आप बच्चे की ग्रोथ देखिए, अगर बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है तो चिंता मत करिए कि वो कितना खा रहा है कितना नहीं खा रहा। जी जी। अगर कोई बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा उसका क्या कारण है, वो कम खाने की वजह से ग्रो नहीं कर रहा है या उसके शरीर में कोई बीमारी है जी। या कोई और कारण है, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक है तो बच्चे को ज़बरदस्ती खाना मत खिलाइए, ठीक है ना। और हमेशा खाने को कोशिश करिए कि अपने साथ बैठ के खिलाइए, तो बच्चा धीरे धीरे करके जो खाना अडल्ट खाते हैं वही खाना खाना सीख जाता है। जी जी। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ज्योति है, इनका सवाल है बच्चों के रक्त को स्वस्थ रखने के लिए खान पान में क्या क्या शामिल करना चाहिए? देखें, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब जिसमें आपके अनाज भी होगा, जिसके अंदर हरी सब्जी भी होगी, जिसमें दूध भी होगा और जिसमें फल भी होंगे। जी जी। तो ये आपको बैलेंस डाइट कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी जो ज़्यादातर जनता है वो वेजिटेरियन है। जी जी। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर तो आयरन जो है हमें नॉन वेज फूड से मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें आयरन हमें मेनली हरी सब्जियां और अनाज से मिलता है। जी जी। तो इसलिए अनाज और हरी सब्जियां खाने में बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन के लिए फल ज़रूरी हैं और कैल्शियम के लिए दूध ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने के अंदर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया ये सारी चीज़ें, विटामिन होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, सारे अपनी जगह ठीक है, पर बच्चों के मामले में ये देखा गया है कि उनका जो टेस्ट है वो अक्सर इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं और बाज़ार की वो चटपटी चीज़ें जो उन्हें अच्छी लगती है उसको वो पसंद करते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों में वो टेस्ट उसको वो मिले कि वो प्रायोरिटी बाज़ार की चीज़ें देने के बजाय वो इन विटामिन्स और मिनरल से जुड़ी हुई चीज़ों को दे? देखें, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये बच्चे में शुरू से आदत डालनी पड़ती है। जी। इसका कोई एक तरीका नहीं है कि हम ये कहें कि हाँ भाई आज बच्चा जो है वो चटपटी चीज़ छोड़ के और हरी सब्जी खाने लग जाएगा। जी जी। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो खुद ही हरी सब्जी नहीं खाते और कोशिश करते हैं बच्चे को कि हरी सब्जी खाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप खुद भी वही खाना खाएं जो बच्चे को खिलाना चाह रहे हैं। और हमेशा जैसे मैंने कहा कि उनको स्कोल्ड ना करें इस चीज़ के लिए कि भाई अगर खाना नहीं खा रहे हैं, तो कई माँ बाप बहुत डांटते हैं, पीटते हैं। स्कोल्ड नहीं करें, बच्चे को लालच दे के ना खिलाएं किसी भी तरह से कि ये लालच है, इसके बाद ये मिलेगा, ये खाना खा लोगे, तो वो नहीं देना चाहिए। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान जो है उसकी डाइट अपने आप नॉर्मल होती है। जी जी। तो अगर उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, आयरन की कमी नहीं है, एनीमिया नहीं है, तो बच्चे की भूख भी नॉर्मल रहेगी। जी। तो ये जो चीज़ें हैं बाज़ार की, ये आज की डेट में वास्तविक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल नहीं खिलानी है, हर कोई खाता है, हम भी कभी कभी खाते हैं, लेकिन ये कभी कभार खाने के रूप में होना चाहिए, ना कि खाने के बदले में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शौकिया हो सकती है, आदत नहीं हो इसमें। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। अंजलि है जिन्होंने ये पूछा है कि रक्त से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बच्चों में आमतौर पर किस उम्र में अधिक देखी जाती है? देखें, जो सबसे कॉमन है वो तो अंडर 5 है। अंडर 5 का मतलब है 5 साल से छोटे बच्चे। 5 साल से छोटे बच्चों में पर्टिकुलरली जो है आयरन की कमी बहुत कॉमन है और आजकल विटामिन B12 की कमी भी बहुत मिल रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ये होता है कि माँ बाप बहुत ज़्यादा दिनों तक आगे बच्चे को दूध पिलाते रहते हैं सिर्फ। जी जी। तो इसमें ज़रूरी है माँ बाप को समझना कि बच्चे को सिर्फ 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाना है, लेकिन 6 महीने बाद माँ का दूध बंद नहीं करना है, ऊपर का दूध शुरू नहीं करना है, दूध माँ का ही कंटिन्यू करना है, लेकिन साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी कि जो अनाज है वो साथ में जोड़ना है। जैसे खिचड़ी है, दलिया है, दाल है, चावल है, सूजी है, ये चीज़ें जो है आपको डाइट में 6 महीने बाद बच्चे के जोड़नी है और इनको धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाना है। और 1 साल की उम्र आते आते तक बच्चे को दिन में 4 से 5 बार खाना खिलाना है और बाकी माँ का दूध पिलाना है। जी। अगर आप इस तरह ध्यान रखेंगे तो बच्चे के शरीर में आयरन की और इन सब चीज़ों की कमी नहीं होगी और बच्चा स्वस्थ रहेगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाते रहेंगे तो दूध में आयरन की बहुत कमी होती है, पर्टिकुलरली जो ऊपर का दूध है उसमें। और उसमें भी एक पता नहीं क्या लोगों में एक ये वो है कि बच्चे को दूध पतला करके पिलाना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप दूध को पतला करेंगे तो बच्चा जो है वो वैसे ही नहीं पनपेगा। जी जी। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरत है। माँ के दूध की बात की डॉक्टर साहब आपने, तो माँ का दूध 6 महीने तक तो पिलाए, उसके बाद ऊपर का दूध और रखे। तो एक माँ के दूध की भी एक उम्र देखें भाई किस उम्र तक बच्चे को माँ का दूध पिलाया जा सकता है ताकि वो ज़्यादा पौष्टिक रहे और अलग आयरन और दूसरी जो कमियाँ हैं विटामिन की उसमें ना हो? बिल्कुल सही। मैंने जैसे बताया कि 6 माह तक माँ का दूध पिलाएं और उसके बाद अनाज खाने में जोड़ें। अनाज है, फल है, सब्जियां ये सब हाथ में जोड़ें। लेकिन माँ का दूध 2 साल की उम्र तक आपको पिलाना है। ऐसा नहीं है कि माँ का दूध आपको 6 महीने बाद बंद कर देना और ऊपर का दूध शुरू करना है।
माँ का दूध आपको 2 साल की उम्र तक पिलाना है। 2 साल के बाद आप चाहें तो माँ का दूध बंद करके ऊपर का दूध चालू कर सकते हैं, लेकिन 2 साल तक माँ का दूध पिलाएं। दिन में 4 से 5 बार खाना खिलाएं और बाकी माँ का दूध पिलाएं। 5वां सवाल है, और 5वां सवाल जो है वो ये है, मेरा बेटा 5 साल का है और उसके दोस्तों और उसके दोनों आँखों के नीचे और नाक के पास सफ़ेद दाग बने हुए हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया तो आँखों के नीचे का दाग तो सही हो गया, परंतु नाक के पास वाला सफ़ेद दाग पहले छोटा था और अब बढ़ता जा रहा है। ये समस्या पिछले 1 साल से हो रही है। इस समस्या का हल बताएं। ये एक पाठक का सवाल है जो आपसे इसका समाधान जानना चाह रहे हैं। देखें, ऐसा है, जो ये बच्चों के चेहरे पे सफ़ेद दाग होते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के कोई एक्जिमा होता है, तो जब एक्जिमा ठीक होता है तो वो कई बार सफ़ेद दाग छोड़ जाता है। फिर एक पिटियराइसिस अल्बा करके बीमारी होती है, पिटियराइसिस वर्सिकुलर करके होती है, जिसमें कि एक ईस्ट के इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा इन्होंने कहा है उससे मुझे लगता है शायद इनके बच्चे के विटिलिगो होगा। तो विटिलिगो भी एक बीमारी अलग है। विटिलिगो जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए आपको बार बार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी कई बार दवाइयाँ चेंज करके देनी पड़ती हैं। कई बार फोटोथेरेपी बोलते हैं हम, वो फोटोथेरेपी भी साथ में देनी पड़ती है। तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को रेगुलर बेसिस पे दिखाना पड़ेगा और वही उसका समस्या का समाधान कर पाएगा। जी, अगला सवाल लेते हैं। पाठक हैं जो कह रहे हैं कि मेरा बेटा 10 साल का है, वह पहले की तुलना में बहुत जल्दी थक जाता है और खेलते समय सुस्त पड़ जाता है। ये किसका संकेत हो सकता है, किस बीमारी का संकेत हो सकता है? ये पूछा है विहान ने। तो विहान जी, ऐसा है कि इसका एक कारण तो एनीमिया हो सकता है कि बच्चे के शरीर में कहीं रक्त की थोड़ी अगर कमी होगी तो बच्चा जल्दी थकेगा। जी। कुछ दिल की और लंग्स की भी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर की अपने को जल्दी थकावट होने लगती है। तो वो तो अनलाइकली हैं, रेयर हैं, क्योंकि वो, लेकिन एक खून की कमी और दूसरा एक थायराइड में भी कई बार ऐसा होता है। तो ये आपको एक बार जांच जरूर करा लेनी चाहिए कि कहीं बच्चे में खून की कमी तो नहीं है और या थायराइड की कमी तो नहीं है। और एक कारण ये भी होता है कि आजकल बच्चे ज़्यादातर समय टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल पे बिताते हैं, तो उनमें स्टेमिना की बहुत कमी हो जाती है। तो स्टेमिना अगर कम होगा तो नेचुरली उससे थोड़ी सी भाग दौड़ में बच्चा थकेगा। जैसे आज मैं 2 किलोमीटर दौड़ने में हो सकता है थक जाऊँ, कोई आदमी मैराथन दौड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर बच्चे में कोई बीमारी नहीं है तो आप रोज़ शाम के समय उसको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पार्क में लेके जाएं। थोड़ा उसको जॉगिंग करे, रनिंग करे, साइकिल चलाए, फुटबॉल खेले, कुछ भी करे, तो धीरे धीरे स्टेमिना बिल्ट होगा। लेकिन उससे पहले एक बार डॉक्टर को दिखा के आपको कोई शरीर में तकलीफ तो नहीं है वो रूल आउट कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि अब जो नई पीढ़ी है या जो बच्चे हैं वो, जैसा कि अभी आपने बताया कि अक्सर मोबाइल और वीडियो गेम और इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो न के बराबर होती है। तो इस वजह से जो है ना, अक्सर बच्चों में कई तरह की कमियां और कई तरह की कमजोरियां रह जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पहले गली और मोहल्लों में बच्चे खेलते हुए दिखते थे, ऐसा लगता है कि वो गली और मोहल्ले बच्चों से अब अछूते से रहते हैं। तो वो क्या एक पेरेंट्स स्टेप्स उठाए या किस तरह की चीज़ें करें कि उनके जो बच्चे हैं वो एक्टिविटीज़ रिलेटेड कोई ना कोई गेम या ऐसी चीज़ करें जिससे वो स्वस्थ भी रहें और उस मोबाइल से रिलेटेड जो भी गेम्स हैं उनसे उनको छुटकारा भी मिले? देखें, इसमें कहना बड़ा आसान होता है कि हम रोज़ ये खबरें पढ़ते हैं अखबार में कि फ़ोन का कितना एडिक्शन है, कि कई बच्चे तो अपने माँ बाप को पीटने मारने तक लग जाते हैं और इस तरह की परेशानी होती है। तो ये शुरू से आदत नहीं डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा, शुरू में हम कई बार खाना खिलाते समय बच्चे को किसी भी तरह से अगर रो रहा है उसको चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो धीरे धीरे करके स्क्रीन की आदत हो जाती है और ये आदत छुड़ाने कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो आपको शुरू से ही लिमिट करके रखना चाहिए और बच्चे को हमेशा थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, जैसे बच्चा बाहर जाके और बच्चों के साथ खेले। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक आपको उसका टाइम का शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि भाई ये इवनिंग टाइम इतने बजे का ये आउटडोर गेम्स का टाइम है। उसमें अगर बच्चा रजिस्ट करता है जाने के लिए तो आप खुद उसके साथ जाइए, पार्क में उसके साथ थोड़ी बहुत खुद चहलकदमी कीजिए, जॉगिंग करिए, दूसरे बच्चों को साथ उसकी दोस्ती करवाइए जिससे कि वो उन बच्चों के साथ खेल सके। और मेरा मानना है कि बच्चे जब एक बार 10-15 दिन निकल जाते हैं और ऐसे खेलने लग जाते हैं तो उनको अपने आप से इच्छा रहेगी कि वो जाएं और बाहर खेलें, क्योंकि अगर वो नहीं ऐसा करेंगे आप तो धीरे धीरे बच्चों के शरीर में उनकी हड्डियां भी कमज़ोर होंगी, उनकी मांसपेशियां भी कमज़ोर होती जाएंगी, उनमें स्टेमिना की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती हैं आगे जाके। अगला सवाल है दक्ष का। वो कह रहे हैं मेरा बेटा 9 साल का है,
वह रात में सोते समय दांत पीसता है, क्या ये किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत है? देखें, ये एक आम धारणा है कि जब दांत पीसता है बच्चा तो उसके पेट में कीड़े होते हैं, जी। जबकि ये बिल्कुल गलत है। कीड़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका जो मेन कारण है वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी होता है। जी जी। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे बच्चा छोटा है अगर, तो आप कोशिश करिए कि रात को वो मोबाइल पे कार्टून देख के, टीवी पे कार्टून देख के ना सोए, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जो कार्टून्स हैं जी। उनके अंदर भी हिंसा बहुत होती है कि मारा पीटा, कुछ इधर तोड़ दिया उधर तोड़ दिया। तो ये उनके अवचेतन मन के अंदर रात को सोते समय रहती हैं चीज़ें, और इसकी वजह से ये दांत पीसना और ये सब चीज़ें होती हैं। जी जी। तो उनको आप अपने पास में सुलाइए, उनको कोई कहानी सुनाते हुए सुलाइए जिससे उनको अच्छे से नींद आए। और कुछ और कारण भी होते हैं ब्रुक्सिज्म के, जिसको ब्रुक्सिज्म बोलते हैं। तो लेकिन सबसे कॉमन कारण स्ट्रेस और एंग्जाइटी होता है। डॉक्टर साहब, सोने की बात आपने बताई कि अक्सर बच्चे जैसे लेट नाइट भी जो है वो मोबाइल देखते हैं, वीडियो गेम देखते हैं। अक्सर देखा है कि अब बच्चों का भी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। लेट नाइट तक सोना, और छुट्टी अगर है, स्कूल नहीं जाना है, तो सुबह देर तक जो है वो सोते रहना। तो ये जो साइकिल जो चेंज हो रहा है सोने और उठने का, क्या इसका बच्चों पे गलत असर नहीं हो रहा? बिल्कुल बहुत गलत असर होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है इसमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं। जी जी। अगर आप अपने सोने की साइकिल को उल्टा करते हैं, इस तरह से टाइम उल्टा सीधा कर देते हैं, तो हमारी सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर में हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने लग जाते हैं जी। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को कर्व करें। जी जी। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है रेयांश का। रेयांश कहते हैं, मेरा बेटा 5 साल का है, उसे बार बार कान में दर्द होता है और वह कान को छूता रहता है, क्या ये कान के संक्रमण का लक्षण हो सकता है? देखिए, जुखाम के समय बहुत बच्चों के कान में दर्द होता है। जी जी। जो कि नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे कान में, नाक और गले के बीच में एक कान और गले के बीच में स्टिकिन ट्यूब होती है। तो कई बार उसके अंदर ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से कान में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे पेन होता है। पर जुखाम नहीं और फिर भी कान के अंदर दर्द बार बार होता है, तो संक्रमण भी एक संभावना है। वैक्स कान के अंदर हो सकता है। किसी किसी बच्चे के एडनॉइड, हमारे जैसे गले में टॉन्सिल होते हैं, ऐसे नाक के पीछे ग्रंथि होती है जिसको हम एडनॉइड बोलते हैं। कई बार वो बढ़ जाती है, उसके बढ़ने से भी हो सकता है। तो बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी किसी कान के डॉक्टर को दिखाएं, जिससे वो देख सके कि क्या परेशानी है। अक्सर डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में ये देखा गया है कि वो लगता है कि उसके कहीं दर्द हो रहा है, पर वो बता नहीं पाता है, उम्र के हिसाब से कहें या उसका छोटे होने की वजह से। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि वो क्या दिक्कत क्या है उस बच्चे को। तो कहीं कोई इस तरह के सिम्टम्स या ऐसी चीज़ें जिससे वो उसको अंदाज़ा लगा सके कि शायद इसके पेट में दर्द है, कान में दर्द है, या कहीं और परेशानी है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। हमें लोग जानवरों के डॉक्टर के इक्वेट करते हैं कि वो जानवर ही बोल के बता नहीं सकते, बच्चे बोल के बता नहीं सकते, तो आप कैसे पता करते हो चीज़ें? तो देखें, ऐसा है, एक तो क्या है कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है और बोल नहीं पाता है जी, तो ज़्यादातर उसको कई बार मौसमी तकलीफ़ होती है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उसमें ये है कि जैसे हमारे जुखाम बुखार के अंदर बदन में दर्द होते हैं, हमारे सिर में दर्द होता है, बॉडी एक होता है, ऐसे बच्चों में भी होता है। बच्चे बोल नहीं पाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। जैसे कोई कान का दर्द है, कान के दर्द के अंदर बच्चा लगातार बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर रोएगा और कान को पकड़ेगा, अपने कोशिश करेगा कान को छूने की। और पेट में दर्द होता है तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चे को मरोड़ी आती है, बच्चा रोता है, और जब मरोड़ी ठीक हो जाती है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर मरोड़ी आती है तो फिर बच्चा अचानक रोने लगता है। तो ऐसे रुक रुक के अगर बच्चा रो रहा है तो संभावना होती है कि वो पेट में दर्द है, लेकिन कंटिन्यूस कराया अगर कर रहा है तो संभावना होती है कान में दर्द हो सकता है। जी जी। अगला सवाल मायरा का है, और मायरा कह रही है, मेरी बेटी 8 साल की है, उसे अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं, जिससे खाना खाने में उसे परेशानी होती है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार जो हमारा दांत है उसमें कोई शार्प एज हो सकती है, उस शार्प एज की वजह से बार बार जो गाल उससे रगड़ता है इसकी वजह से, तो उसकी वजह से घाव होकर अल्सर बन जाते हैं, छाले हो जाते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो लिप बाइटिंग की समस्या हो उसको, कई बच्चे लिप बाइट करते रहते हैं, उससे भी बार बार छाले बनते हैं। जी जी। फिर उसके बाद कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, जैसे कि आयरन की कमी है और जिंक की कमी है, या B12 या B कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी है, उनसे बार बार छाले होते हैं। और कई बार
एक बीमारी है जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, सीलेक डिजीज़, यानी कि गेहूं से एलर्जी। जी। तो उसमें भी कई बार हम देखते हैं कि बार बार छाले होते हैं मुंह के अंदर। तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा जिससे वो देख सकें कि इनमें से क्या कारण उसके हो सकता है। जी जी। अगला सवाल अभिषेक का है। अभिषेक कह रहे हैं मेरा बेटा 12 साल का है, गर्मियों में अक्सर उसके अचानक नक्सीर आ जाती है, क्या ये चिंता की बात है? देखें, इसमें गर्मियों में नक्सीर बड़ी कॉमन होती है। हम देखते हैं, हम याद करेंगे तो हमें भी याद आएगा, शायद हमारे भी बचपन में 1-2 बार नक्सीर निकली हो सकती है जी। क्योंकि गर्मियों के अंदर क्या होता है कि जो एयर होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है जी। तो हमारे जो नाक का मिकोजा है वो भी ड्राई हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से टूट जाता है और उसकी वजह से नक्सीर आ जाती है। जी जी। तो इसमें अगर नक्सीर बहुत थोड़ी सी है, थोड़ी 2-4 मिनट आके रुक गई है, ठीक है ना, या एक ही नाक से आ रही है, तो उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं होती। नक्सीर बहुत लंबे समय तक चलती रहे, रुके नहीं, 15-20 मिनट से ऊपर चलती रहे, और या खून बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रहा हो, या नक्सीर के साथ साथ किसी और हिस्से से भी खून आता हो शरीर के, तो वो चिंता का विषय है। उनको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर रूल आउट करने के लिए हमें कुछ जाँचें करानी पड़ती हैं कि ऐसी कोई चीज़ है तो नहीं है जिसमें खून का थक्का नहीं जम रहा है। जी। लेकिन अगर सामान्य ब्लीडिंग है, नाक से आती है और कहीं से नहीं आती है, तो ये नॉर्मल भी हो सकती है। उसमें ध्यान ये रखना है कि आपको जो नेज़ल मिकोजा है, नाक का अंदर की त्वचा है, जी। उसको आपको मॉइस्ट रखना है। तो आप कोई वैसलीन लगा सकते हैं नाक के अंदर, या कोई सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स आती हैं बाज़ार में, वो यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें बच्चे को समझाएं वो नाक में उंगली बार बार ना डाले। जी जी। तो इनसे नक्सीर का समाधान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आई है ये कहें कि नक्सीर आई है, तो उस दौरान कुछ ऐसे तरीके हम क्या अपना सकते हैं उस बच्चे के बहुत लिए? ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आम जनता में ये भ्रांति है कि जब नक्सीर आती है तो बच्चे को लेटा दिया जाता है। जी जी। और लेटाने से वो मानते हैं कि नक्सीर रुक जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जी। लेटाने से नक्सीर रुकती नहीं है, वो नक्सीर पेट में जाती है और कई बार उसके वजह से बच्चे को खून की उल्टी तक हो जाती है। तो कभी भी बच्चे को लेटाना नहीं होता है नक्सीर के समय। जब नक्सीर आए, बच्चे को ऐसे आगे की तरफ झुका के बिठाएं, दोनों नाक को कस के बंद करें और 10 मिनट तक लगातार नाक को बंद रखें, और सिर पे ठंडा पानी डालें या आइस पैक को कपड़े में लपेट के नाक के ऊपर आइस पैक लगाएं, जिससे नक्सीर फटाफट रुक जाती है। अगला सवाल है अर्णव का। अर्णव कहते हैं मेरा बेटा 7 साल का है, उसे बार बार पेट दर्द की शिकायत रहती है, लेकिन जांच में कोई समस्या नहीं आती, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखें, ये बड़ी कॉमन समस्या है। बहुत बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके कि पेट में दर्द होता है, लेकिन जांचें उनकी सब नॉर्मल होती हैं। ऐसे ज़्यादातर बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, और इनमें सबसे जो कॉमन कारण है इसका वो होता है कब्जी। कब्जी की वजह से बार बार ऐसा होता है कई बार कि पेट में दर्द होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को फीलिंग होती है कि उनको पेट में दर्द है, लेकिन वो किसी बीमारी की वजह से नहीं होती, वो नॉर्मल चीज़ है, उसको हम फंक्शनल पेन एब्डोमेन बोलते हैं। तो फंक्शनल पेन एब्डोमेन है या नहीं है, उसको देखने के लिए आपको डॉक्टर से पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें बताती हैं कि नहीं कोई समस्या हो सकती है, वो ऐसी हैं कि अगर पेट दर्द के साथ में उल्टियाँ भी हो रही हैं, या दस्त हो रहे हैं, या पेट फूल गया है बच्चे का, हरी उल्टी होने लग जाए, तेज़ बुखार साथ में हो, या पेट को दबाने पे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता हो, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये चिंता का विषय है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ज़्यादातर बच्चे दिन के समय थोड़ा सा पेट दर्द बताते हैं कभी कभी, और रात को बिल्कुल ठीक रहते हैं, आराम से सोते हैं, उनकी ग्रोथ नॉर्मल होती है, उनका खान पीन बिल्कुल ठीक होता है। तो उसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं होती है। बच्चे को थोड़ा सा रीअश्योर करना है कि भाई कोई चिंता की बात नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, और कब्जी ना हो इसके लिए ध्यान रखें बस। अभी आपने डॉक्टर साहब कब्ज की बात की। बच्चों में एक देखा गया कि बड़ी समस्या होती है कि उनमें कब्ज होता है, पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि उसका रीज़न क्या है और समाधान किस तरह रखें। उनके खान पान में वो क्या चीज़ें हो या किस तरह के वो एहतियात रखें कि बच्चों में कब्ज न हो, और कब्ज होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बच्चों को होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आज की डेट में कब्जी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जी जी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी डाइट में फाइबर कम हो रहा है। जी। अगर फाइबर डाइट में कम होगा तो कब्जी की समस्या रहेगी। तो बच्चों के डाइट में, इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि आपको हरी सब्जियां और फल ये बच्चों की डाइट में डालने हैं, क्योंकि इनमें फाइबर मिलता है बच्चे को। जी जी। और पानी बच्चे को खूब पिलाएं, याद करके बच्चे को बार बार पानी पिलाएं। जी जी। और खाने में फाइबर रिच फूड दें थोड़ा सा, तो उससे कब्जी की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन उसमें ये भी ध्यान रखना है कि हम ज़्यादातर समय क्या देखते हैं कि माँ बाप स्कूल से टाइम से 15-20 मिनट पहले बच्चे उठाते हैं, बच्चा तुरंत उठता है, फटाफट कुछ मुंह में इधर उधर डालता है, मुंह दूध पीता है और तुरंत भाग जाता है। जी जी। और फिर वो लेटरिन
कभी स्कूल से आने के बाद 4 बजे जाएगा, कभी 6 बजे जाएगा, कभी 10 बजे जाएगा। तो ये बहुत ही गलत है। जी जी। आप को ये जानना चाहिए कि हमारे शरीर में हर चीज़ की क्लॉक होती है। जी जी। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को आप स्कूल के समय से थोड़ा पहले उठाएं, आधा पौना घंटा, और बच्चे को 1-2 गिलास पानी पिला के थोड़ा घुमाएं, और उसको ज़बरदस्ती, चाहे वो पॉटी उसको आ रही हो या नहीं आ रही हो, उसको ज़बरदस्ती लैट्रिन के अंदर बिठाएं, जिससे कि वो क्लॉक सेट हो सके, एक टाइम सेट हो सके बच्चे का। जी जी। और डाइट के अंदर फाइबर रिच फूड दें, पानी खूब पिलाएं, तो कब्जी की समस्या अपने आप दूर हो जाती है। पर अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कब्जी है तो हमें कई बार दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, जो कि लंबे समय तक चलती हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसमें कब्जी होती है, जैसे थायराइड की शरीर में कमी है जी। या गेहूं से एलर्जी है, तो उसमें कब्जी हो सकती है, तो वो रूल आउट करना जरूरी है। जी जी। अगला सवाल है पाठक का, वो कहती है मेरी बेटी 10 साल की है, उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं और पहले की तुलना में पतले भी हो गए हैं। क्या ये किसी विटामिन की कमी की वजह से हैं या कोई और कारण? निधि ने ये सवाल पूछा है। निधि जी, ये समस्या बच्चों में बड़ी देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे कॉमन कारण तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे कि आयरन की कमी है या विटामिन की कमी है। तो वो कमी अगर है तो हमें उसको दूर करना है। थायराइड की समस्या होती है, तब भी ऐसा होता है, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, पतले हो जाते हैं। तो थायराइड की समस्या है यानी वो देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर हमारा जो स्कैल्प है, जहाँ पर बाल उगते हैं, सिर की त्वचा, वो हमारा हेल्दी है कि नहीं, उसको देखना ज़रूरी है। इससे कईयों बच्चों को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके साथ भी ये समस्या होने लग जाती है। तो कोई कारण अगर नहीं है तो फिर कई बार न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स हम देते हैं उससे इस चीज़ समस्या का हल हो जाता है। और कई बार स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भी ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है कि इनमें से कोई चीज़ बच्चे के साथ तो नहीं है कहीं। जी। अगला सवाल तन्वी का है। तन्वी पूछती है मेरी बेटी 8 साल की है, उसकी लंबाई उसकी उम्र के बच्चों की तुलना में कम बढ़ रही है, क्या हमें किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए? देखें, हाइट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज की डेट में कईयों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। जी। तो हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे की लंबाई बहुत अच्छी हो, लेकिन लंबाई बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। उसमें जो सबसे बड़ी मुख्य बात है वो ये है कि माँ बाप की लंबाई क्या है, क्योंकि ये जेनेटिक होती है। तो माँ बाप की लंबाई के ऊपर बच्चों की लंबाई है। अगर माँ बाप छोटे हैं तो हो सकता है बच्चा भी छोटा रहे। तो उसके लिए ग्रोथ चार्ट्स होते हैं। ग्रोथ चार्ट के अंदर में प्लॉट करके देखना पड़ता है कि भाई इनकी टारगेट हाइट क्या है इस बच्चे की, और वो टारगेट हाइट के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा। अब आप 100 बच्चों को लाइन से अगर खड़ा करेंगे तो आपको हर बच्चे की हाइट बिल्कुल अलग मिलेगी। 1 नंबर पे कोई होगा, 100वें नंबर पे कोई होगा, सबकी हाइट में बहुत अंतर होता है। तो जो आखिरी के 3 इधर हैं और आखिरी के 3 उधर हैं, उनकी अब नॉर्मल हो सकती है, लेकिन बाकी हम कहते हैं 90 जो बीच के 94 बच्चे हैं वो एकदम नॉर्मल माने जाते हैं। जी जी जी। तो इसलिए हाइट में वेरिएशन बहुत होता है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा छोटा है वो लंबा है, हो सकता है उसके माँ बाप लंबे हों, पर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ रही हो। तो उसके लिए अपने को एक बार ग्रोथ चार्ट पे उसको प्लॉट करके देखना ज़रूरी है कि वो उसकी टारगेट हाइट के हिसाब से है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उसका कारण ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर की हाइट नहीं बढ़ती है। जी जी। डॉक्टर साहब, सवालों का सिलसिला करीब करीब ख़त्म हो चुका है और आपने भी बच्चों के रोगों से संबंधित समस्याओं के समाधान पेश किए और साथ ही इससे जुड़े हुए कई पहलुओं पर रोशनी डाली। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने बच्चों से जुड़े हुए रोगों पे बहुत अच्छी तरीके से हमारे पाठकों को समझाया, बताया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। बहुत शुक्रिया आपका। और अगले हफ्ते फिर इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम हाजिर होंगे किसी एक एक्सपर्ट के साथ। शुक्रिया। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।